नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आज़ाद आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम लोग भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है, मतलब भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने पिछली 2 क्लास में चर्चा कर लिया था कि 1600 का एक्ट जो आया था उसमें क्या था और 1700 का चार्टर एक्ट जो था उसमें क्या था। आज हम लोग देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम लोग आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, मगर उसके पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने के पीछे कारण क्या क्या बना। तो उन कारणों पे चलते हैं। उसके पहले हम लोग एक बार से फिर से ओवरव्यू लेते हैं। हमने बताया था कि जो 1600 का चार्टर एक्ट था वो सिर्फ एक आज्ञा पत्र था। 1600 का जो चार्टर एक्ट था वो क्या था, एक चार्टर का मतलब ही राजलेख होता है। तो ये एक आज्ञा पत्र था। इसमें जो है 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार मिल गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक एक्ट आता है 1726। ये 1726 का एक्ट कब आता है? 1726 का एक्ट तब आता है जब भारत में इस तरीके की सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं। भारत में यहाँ पे बम्बई, यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी का विकास हो चुका था कंपनी के माध्यम से। और तीनों जगह पे गवर्नर थे। गवर्नर क्या थे? गवर्नर तैनात थे। अब गवर्नर जब यहाँ पे तीनों प्रेसिडेंसी में गवर्नर की नियुक्ति हो गई थी तो 1726 के एक्ट में सिर्फ यही इतना कह दिया गया था कि जो गवर्नर बम्बई का है और जो गवर्नर मद्रास का है, और ऐसे ही एक गवर्नर यहाँ रहता था बंगाल में। तो उसमें 1726 के एक्ट में सिर्फ इतना बात बताया गया था कि ये जो बम्बई, बंगाल और मद्रास के गवर्नर होंगे ये भी भारत के लिए या अपने अपने क्षेत्र के लिए भारत में विधि बना सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात इसमें कही गई थी। अब आगे हम लोग शुरू करेंगे आज 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए आया? बिना कारण जाने आप किसी भी चीज़ की अच्छे से विवेचना नहीं कर सकते हैं, ये बात तो तय मानी गई है। तो आप लोग भी ये तय मानिए कि बिना किसी कारण को जाने आप किसी भी चीज़ को अच्छे से उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। तो हमने जैसा बताया कि पहले तो इंग्लैंड में कंपनी बनी, कंपनी को व्यापार करने भारत आना था, इसलिए 1600 के चार्टर एक्ट के माध्यम से उनको आज्ञा पत्र मिल गया, अधिकार पत्र मिल गया। दोबारा फिर जब 1726 के एक्ट का वक्त आता है तो उस समय क्या हुआ था? 1726 का एक्ट इसलिए आया था, कारण उसका ये था कि जो 3 गवर्नर अभी हमने बताए आपको, बम्बई, बंगाल और मद्रास, वो गवर्नर्स जो हैं विधि बना सके ताकि कंपनी और अच्छे से काम कर सके और सक्रिय रूप में काम कर सके, इसलिए 1726 का एक्ट आया। फिर हम अब आपके बीच में जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा ये है कि भारत का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट आज हमको इसी पे चर्चा भी करनी है। पिछली 2 क्लासों में हमने जो आपको आर्डर समझाया है कि इस आर्डर में हम लोग भारत में संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे, उसमें जो है ये क्रम भी पड़ता है। तो 1776 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे, इन सारे कारणों पे हम जिक्र करने वाले हैं। हमने देखा, अभी हमने आपको बताया कि ये भारत था, मतलब इस तरीके का भारत था, अभी भी ऐसा ही है। तो ये है बंगाल का क्षेत्र, ये है बम्बई का क्षेत्र और ये है मद्रास का क्षेत्र। और अभी ये क्या है? बम्बई है। ये क्या है? बम्बई है। ये क्या है? बंगाल है। और ये क्या है? मद्रास है। और 1726 के एक्ट के माध्यम से यहाँ पर एक एक गवर्नर
बिठा दिए गए हैं, एक एक गवर्नर बिठा दिए गए हैं। अब ये बात कब की है? ये बात तब की है 1726 वाले एक्ट की, 1726 का एक्ट। ये सिचुएशन तब की थी जब तीनों प्रांत में 3 गवर्नर हुआ करते थे और वो सब जो है अपने अपने क्षेत्र के लिए विधि बना सकते थे। शासन ऐसे चलता रहा। कंपनी भारत से ढेरों व्यापार करती रही और अधिक से अधिक मात्रा में लाभ कमाती रही। और कंपनी के जो गवर्नर के साथ साथ जो कर्मचारी भी थे, या जो भारत में ब्रिटेन से कंपनी के माध्यम से या वैसे इंडिया में आते थे, वो इंडिया के लोगों पे बहुत दमनकारी नीति चलाते थे और वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में भ्रष्ट हो गए और कंपनी के लोगों में आपस में ही लूट मच गई। अब नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है तो उसके पहले भारत में जो स्थितियां बनी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस कारण से लाया गया इंडिया में, उसका कारण आपको समझना पड़ेगा। और उसका कारण क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करने चल रहा हूँ। उसका कारण ये है कि जब 1773 का समय नहीं आया था, उसके पहले ही 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में जैसे ही बक्सर का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध और 1757 में प्लासी का युद्ध, जब ये दो निर्णायक युद्ध ऐसे हुए कि जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई और प्लासी में तो जो है रॉबर्ट क्लाइव की जो कूटनीतिक चाल थी वो बिना लड़े ही उनको विजेता घोषित कर दी। तो जब ये दो उसने युद्ध जीत लिए कंपनी ने, तब उसने क्या किया कि 1765 में इलाहाबाद की संधि किया। क्या किया? इलाहाबाद की संधि किया। और उसके बाद बंगाल, यहीं से सटा हुआ बिहार, यहीं से सटा हुआ उड़ीसा, ये क्या है? बिहार है। और उसी के नीचे आप जानते हैं कि ये उड़ीसा है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो प्रांत थे इतनी दूर की दीवानी 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, जो इलाहाबाद की संधि हुई, जो इलाहाबाद की संधि हुई, उसके माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन 3 प्रदेशों की दीवानी जो है भारत उनको गवर्नर्स को या ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी भी मिल गई। दीवानी का मतलब क्या होता है? राजस्व। क्या होता है? राजस्व। राजस्व मतलब जो इनकम का स्रोत था इंडिया में, जो राजा महाराजा के पास हुआ करता था, वो अधिकार अब किसके पास चला गया? वो चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो इसका सीधा सा आशय क्या होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी चली गई, मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया, तो कंपनी को भारत में और समृद्ध होना चाहिए और कंपनी को बेहतर स्थिति में होना चाहिए इंडिया में। मगर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, जो पदाधिकारी थे, वो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए कि वो कंपनी को घाटे में ले जाने लगे। और इसके पहले ही हमने आपको बताया था कि जो कंपनी थी वो 24 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो वहाँ ब्रिटेन के व्यापारियों द्वारा सेलेक्ट करके आए थे, वो राजस्व का मामला देखते थे, कंपनी के आय और व्यय का विवरण रखते थे, और वो लोग भ्रष्ट हो गए। तो फिर ब्रिटेन की संसद में हंगामा हुआ कि भाई बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की इनको दीवानी भी मिल गई है, उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि भैया कंपनी घाटे में जा रही है, तो इसका तो कुछ सलूशन ढूंढना पड़ेगा। तो ब्रिटेन वालों ने, मतलब ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि लॉर्ड नॉर्थ, एक नाम आप याद रखिएगा, इसको मैं मिटाता हूँ, लॉर्ड
अच्छा, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ताकि बाद में आप लोगों को समस्या ना हो। तो लॉर्ड नॉर्थ, जो एक लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे, वो क्या थे? वो वहाँ की ब्रिटिश जो कैबिनेट थी उसमें मंत्री हुआ करते थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किसकी सिफारिश पे आया था? तो लॉर्ड नॉर्थ की एक कमेटी बनती है, लॉर्ड नॉर्थ की एक गुप्त समिति बनती है, गुप्त समिति बनती है। और इस गुप्त समिति का काम क्या था? भारत में जाके, भारत में कंपनी के शासन का निरीक्षण, कंपनी के शासन या व्यापार का निरीक्षण। क्या काम था? आप लोग मेरे साथ दोहराते चलिए। क्या काम था? लॉर्ड नॉर्थ की जो गुप्त समिति बनी उसका काम था भारत में कंपनी के शासन और व्यापार का निरीक्षण। आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे दो स्पष्ट शब्द लिखे हैं, शासन और व्यापार। क्यों? क्योंकि अब कंपनी राजनीति भी कर रही है और व्यापार भी कर रही है, इसलिए हमने जो है शासन और व्यापार का दोनों शब्द का इस्तेमाल किया है कि कंपनी जो है लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त एक समिति बनती है। किसके द्वारा बनती है? ब्रिटिश संसद के द्वारा बनती है। और उसका काम सिर्फ इतना था कि वो जो है भारत में जाके सिर्फ ये देखेगी कि भाई कंपनी घाटे में क्यों जा रही है, जबकि उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी मिल चुकी है। इतनी बात समझ में आई? लॉर्ड नॉर्थ की एक गुप्त समिति बनती है, वो अपनी रिपोर्ट देती है और उसने रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बढ़ जाना पाती है। और अपनी रिपोर्ट में वो मेंशन करती है कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आला अफसर हैं वो सब भ्रष्ट हो गए हैं। वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में कंपनी के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इस चक्कर में फिर ब्रिटेन की संसद ने एक एक्ट पारित किया जो इंडिया में कंपनी के आला अफसरों को रेगुलेट करती, उन पे निरीक्षण करती, उन पे नियंत्रण रखती। इसलिए इस एक्ट का नाम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि 1773 एक्ट आने की पृष्ठभूमि क्या थी और 1773 का जो एक्ट है वो किस लिए आया। अब आप संभवतः ये एकदम समझ पाए होंगे कि 1773 आते आते 1757 और 1764 में प्लासी और बक्सर के महान निर्णायक युद्धों को कंपनी जीतने के बाद भी, बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी को प्राप्त करने के बाद भी कंपनी घाटे में जा रही थी। और कंपनी के इसी घाटे का निरीक्षण करने के लिए कि कंपनी में इंडिया में क्या चल रहा है, लॉर्ड नॉर्थ की समिति का गुप्त समिति का गठन होता है और उनसे भारत में होने वाले भ्रष्टाचारों की जांच की एक रिपोर्ट मांगी जाती है। और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से मेंशन किया कि कंपनी के आला अफसर जो हैं वो भ्रष्ट हो गए हैं और अपना अधिक से अधिक लाभ बनाने के लिए कंपनी के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ब्रिटेन की संसद ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। अब इसके माध्यम से उन्होंने किया क्या? अब तो ये हो गया कि भाई हाँ उन्होंने पारित किया। अब उन्होंने जो है पारित तो कर दिया, मगर इसमें प्रावधान क्या किए? इस एक्ट के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई उन्होंने जो है प्रावधान क्या किए थे। प्रावधान उन्होंने क्या किए थे? प्रावधान में आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ का स्ट्रक्चर। हमने आपको जैसा पहले बताया था कि अगर ये इंडिया है तो कंपनी को बंगाल, बम्बई, मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी जो थी यहाँ पे एक एक गवर्नर हुआ करते थे, एक एक गवर्नर हुआ करते थे। समझ में आई बात? अब ये गवर्नर जो है सब भ्रष्ट हो गए थे, इसीलिए इनके अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी ने इस एक्ट को पारित किया। तो इस एक्ट में इसने प्रावधान क्या किए कि इन क्षेत्रों में जो भी गवर्नर जनरल उस समय नियुक्त थे, तो उसमें से उन्होंने क्या किया, ये किसका क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है,
ये बंगाल का क्षेत्र है। ये हमने आपको बताया कि ये क्या है, बंगाल है, बंगाल। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया, बना दिया गया। किसको बनाया गया भैया? जो ये तीन पहले गवर्नर ही गवर्नर हुआ करते थे, तो इस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर था उस गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो बंगाल का जो उस समय का गवर्नर होगा वही गवर्नर जनरल बनेगा। तो वो कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था। तो आपसे सीधा सीधा जब क्वेश्चन बनेगा, कभी फैक्चुअल भी क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं, पर जो आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको बताना पड़ेगा कि वारेन हेस्टिंग था। उसके साथ ही साथ आपको ये भी कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, तब भी वारेन हेस्टिंग होगा, क्योंकि इसके बाद गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और नहीं, आपसे ये पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, क्योंकि गवर्नर अभी यहाँ तो बने ही रहेंगे ना, यहाँ पे बम्बई और मद्रास में तो गवर्नर रहेंगे ही रहेंगे। वो आपसे पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तब आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। और जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तब भी वारेन हेस्टिंग रहेगा। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तब भी वारेन हेस्टिंग रहेगा। समझ में आई बात? मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा, तब भी वारेन हेस्टिंग होगा। और बंगाल का पहला, अंतिम नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, वो भी वारेन हेस्टिंग होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्या किया गया? पहला प्रावधान जो किया गया वो ये किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसा अधिकार प्राप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। अधिकतर बच्चों को यह कंफ्यूजन हो जाता है, वो पूछ लेता है ना कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तब बच्चा सोचता है वारेन हेस्टिंग तो पहले गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर पूछ रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये एकदम क्लियर रहना चाहिए कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है वही बंगाल का अंतिम गवर्नर भी है। समझ में आया? दूसरा प्रावधान क्या किया गया? ये तो पहला प्रावधान था। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि ये बम्बई प्लस मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। दो बातें आपके समझ में आ गई होंगी कि पहला काम इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या किया गया। पहला काम ये किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। दूसरा काम क्या किया कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। वैसे ये अधीन नहीं होता है, ये अधीन होता है, क्योंकि अधीन शब्द त्रुटिपूर्ण है, वो अधीन होता है। तो ये दो काम समझ में आया। तीसरा क्या किया गया कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, इसी गवर्नर जनरल को एक 4 सदस्यीय परिषद भी दी गई। 4 सदस्यीय
परिषद भी दी गई। 4 सदस्यीय परिषद, 4 सदस्यीय परिषद किसको दी गई? वारेन हेस्टिंग को दी गई। अब आप समझ पा रहे हैं कि ये कैसे कैसे कंट्रोल स्थापित हो रहा है। सीधा सीधा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से मैं आपको यहीं पे स्पष्ट कर देता हूं कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाना भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था का पहला उदाहरण माना जाता है। दूसरा, वारेन हेस्टिंग को 4 सदस्यीय परिषद देना भारत में कंपनी का कार्यपालिका का गठन माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में जो भारत में कंपनी द्वारा पहली कार्यपालिका का लक्षण दिखता है वो किस एक्ट में दिखता है? तो आपको ये बताना होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार कार्यपालिका का लक्षण दिखता है और साथ ही साथ गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाने के कारण से भारत में एक केंद्रीकृत व्यवस्था का उदय भी होता है। 2 चीजें हो गई, समझ में आ गया आपको। तीसरा क्या हुआ? अब ये सारी चीजें, ये 2 चीजें तो एकदम आप याद रखिएगा, एकदम गांठ बांध लीजिएगा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, साथ ही साथ इसको 4 सदस्यीय एक परिषद दे दी गई। दूसरा, बंबई और मद्रास के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये एकदम स्पष्ट है। तो आगे चलते हैं। फिर क्या कहा गया कि ये जो, अब मैं यहाँ पे जो गवर्नर है उनको जी से प्रेजेंट करूंगा, मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अगर गवर्नर की बात आएगी तो आगे पूरे लेक्चर में मैं जी लिखूंगा, और अगर गवर्नर जनरल की बात आएगी तो वहां पर मैं जी और जी लिखूंगा। तब आप समझ जाइएगा कि गवर्नर जनरल की बात हो रही है, गवर्नर की बात हो रही है। तो हमने क्या कहा? अब तीसरी क्या बात हुई? तीसरी बात इसमें ये हुई, अच्छा मैं इसको आपको फिर से पूरा इरेज करके और इसके प्रावधान क्या थे वो मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को एकदम समझ में आ जाए। तो हमने ये देखा कि हम आपको बता दें, उसका एक साथ प्रावधान पूरा लिख दें ताकि आप लोगों को समझने में सहूलियत हो जाएगी। हमने बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान क्या क्या किए गए। में प्रावधान में नहीं, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान। भाषा शैली पे आप लोग बहुत ध्यान दिया करिए, क्योंकि भाषा शैली में नंबर जुड़ता और घटता भी है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान। तो पहला क्या हुआ? पहला ये हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। हमने आपको बना दिया गया। हमने आपको बताया था कि गवर्नर इक्वल टू जी, गवर्नर जनरल इक्वल टू डबल जी। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये पहली बात थी। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि मद्रास प्लस बम्बई के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अधीन कर दिया गया। समझ में आई बात?
पहला बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसी गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नर को कर दिया गया। तीसरा जो प्रावधान था उसमें स्पष्ट इन्होंने मेंशन किया, उन्होंने मेंशन ये किया कि अब भारत में जो तीसरा प्रावधान इसमें ये किया गया, तीसरा प्रावधान ये किया गया, आपको हमने बताया कि जो गवर्नर जनरल होगा उसको 4 सदस्यीय एक परिषद मिलेगी। तो उसमें क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। ठीक, ये तीसरी बात हो गई। अब क्या कहा गया है, चौथी बात इसमें कही गई, चौथा प्रावधान ये था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, एक न्यायालय, या आप इसको हाँ यही कहें सुप्रीम कोर्ट। क्या था, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा, ठीक, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात कही गई थी और 1774 से ये जो है कार्य करने लगा था, 1774 से कार्यशील। और बात, अभी आप हमको एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये जो भारत एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, ये किस आर्टिकल में है? तो उसी के ये वहीं से आया है। तो इसमें ये कहा गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा और ये सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, ये अभिलेखीय होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा। बात समझ में आई? इतनी बातें यहाँ पर कही गई। क्या कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, मद्रास और बंबई के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। किसमें? ये देखो, गवर्नर जनरल +4 किसको मिला था? इस गवर्नर जनरल को। और कौन था पहला? वॉरेन हेस्टिंग, हमने आपको बताया था। फिर क्या है, फिर तीसरी बात ये कही गई कि जो गवर्नर जनरल होगा उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। और चौथी बात, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा और 1774 से ये कार्यशील हो गया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट होगा ये कैसा न्यायालय होगा? वो एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। तो आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है और ये किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 129 अनुच्छेद या आर्टिकल 129 में ये कहा गया है कि अभिलेखीय न्यायालय, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेखीय न्यायालय है। ये जो प्रावधान है वो आर्टिकल 129 में है। और अभिलेखीय न्यायालय का मतलब ये है कि ऐसा जो भी न्यायालय जिसके निर्णय नज़ीर के रूप में पेश किए जाएं, जिसका निर्णय एक विधि के रूप में कार्य करे, उन सभी न्यायालयों को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। आशा है समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, अगर वैसा कोई मामला चल रहा है तो उसको नज़ीर देते हुए ये कहा जा सकता है कि इसी तरीके के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, इसलिए इसमें मेरी ये राय है कि ऐसा ही निर्णय होना चाहिए। वो एक
अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है। तो ये 129 में है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देख रहे हैं आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो प्रावधान है वो कितना जबरदस्त है। उसने भारत में क्या क्या शुरू किया। पहला क्या शुरू किया कि एक बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब केंद्रीकृत व्यवस्था का उदय हो गया। फिर गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों की एक परिषद दी गई, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री के पास उसके मंत्रियों की एक परिषद होती है ना, तो वो कार्यपालिका होती है। तो उसी तरीके से भारत में कार्यपालिका का उदय यहाँ से हो गया। तीसरा उसने एक न्यायालय दिखा, और वो न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, मतलब न्यायपालिका का भी उदय यहाँ पर दिखता है। ये इतनी चीजें, इतने प्रावधान किए गए। और इसके साथ साथ ये तो प्रावधान थे, उसने कंपनी के लिए क्या किया, कंपनी पे और नियंत्रण क्या किया, कंपनी से जुड़े और उसने कुछ काम किए थे। कंपनी पे शिकंजा कसने के लिए उन्होंने और भी कई प्रावधान किए, और भी मतलब नियंत्रण संबंधी काम किए। वो नियंत्रण संबंधी क्या काम थे, ये प्रावधान थे। अब आप देखिए कि कंपनी पे नियंत्रण संबंधी इन्होंने क्या क्या कानून बनाया, क्या क्या किया। उन्होंने क्या किया कि कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए उन्होंने पहला काम तो ये किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हमने आपको बताया था कि ये जो 24 लोग रहते थे ये सीओडी थे, हमने बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनकी जो नियुक्ति होती थी वो 500 पाउंड से हो जाती थी। जो व्यापारी 500 पाउंड का शेयर कंपनी का खरीद लेता था, पिछली क्लास में हमने आपको विधिवत एकदम समझाया है, आप डाउट नहीं रहना चाहिए। जो सीओडी की नियुक्ति होती थी वो 500 पाउंड से होती थी। अब इसका जो क्राइटेरिया है वो बढ़ा के 500 पाउंड से 1000 पाउंड कर दिया गया। मतलब अब एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति किस पे होगी, अब 1000 पाउंड के शेयर पे होने लगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात क्या हुई कि इनका कार्यकाल, ये जो सीओडी थे 24 थी, इनका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इनका कार्यकाल बढ़ाकर 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया। 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया। समझ में आया। देखिए कैसे कैसे गेम पलट रहा है। 500 पाउंड था, कई छोटे छोटे व्यापारी यहाँ से लाभ कमा के और वो अच्छे खासे धनाढ्य हो गए थे। तो 500 पाउंड अब एक भी व्यापारी के लिए काफी सरल होता था। और वहाँ के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के चुनाव में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे थे वो लोग भी। तो उसका क्राइटेरिया उसने कंपनी के लाभ को देखते हुए उसका क्राइटेरिया जस्ट डबल कर दिया। पहले 500 पाउंड पे होता था, अब किस पे होने लगा, 1000 पाउंड पे कर दिया। और दूसरा, कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया। क्यों कर दिया? किसी भी व्यक्ति का अगर ये पता है कि भाई मैं कंपनी से यहाँ पे कंपनी के माध्यम से भारत में जा रहा हूँ और वहाँ मुझे सिर्फ 1 वर्ष रहना है, 1 वर्ष में जो कमाना है वही कमाना है, लूट लो जितना लूटना है। तो इसीलिए इसको जो है 4 वर्ष कर दिया, ताकि कम से कम आला अफसरों को लगे कि मुझे 1 ही साल नहीं रहना है, मुझे 4 साल रहना है। दूसरा ये भी था तर्क कि उनको लगता था कि 1 ही साल रहना है, जो करना है कर लेना है, तो भगा तो वैसे भी दिए जाएंगे। तो ये लोगों में एक विश्वास हुआ, वहाँ के जो आला अफसर आते थे उनको ये लगने लगा नहीं भाई 4 वर्ष तक रहना, अगर मैं गलत काम करूँगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा नौकरी से। तो 4 वर्ष के लिए कर दिया गया। दूसरा क्या कह दिया गया, देखो कितनी कूटनीतिक तरीके से ब्रिटेन की संसद वहाँ का प्रावधान निश्चित करती है। देखिए दूसरा उसने क्या किया कि ये जो 24 सदस्य थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, इनके 1/4 सदस्य 1/4 सदस्य क्या होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। क्या होंगे, सेवा मुक्त होंगे। निवृत्त कह लीजिए या सेवा मुक्त कह लीजिए, सेवा मुक्त होंगे। अब देखो इससे क्या हुआ, जैसे ये कह दिया जाए कि भाई 24 लोग हो, अब 24 का 1/4 मुझे मारना है, मतलब उनको भगाना है। तो जिसकी रेपुटेशन अच्छी होगी वो भारत में रहेगा, एक चीज।
मतलब जो कंपनी के लिए बेहतर काम करेगा, अच्छे सुधार करेगा, अच्छे से उसको लाभ देगा, वो तो कंपनी में बना रहेगा। अगर जिसके ऊपर नजर टेढ़ी कंपनी की हुई तो सेवा मुक्त वाले लिस्ट में लिस्टेड कर दिए जाओगे। तो इसलिए प्रशासनिक सुधार इस दौर में बहुत तगड़े से देखने को मिला। और भारत का जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो बहुत ही मतलब खास माना जाता है। यहाँ से कंपनी की जो दशाएं हैं वो एकदम बदल गई। आप देख पा रहे होंगे, हमने आपको बताया था, अभी एक जिक्र और करते हैं। हो सकता है आज का लेक्चर इतना लंबा हो जा रहा है कि यही एक आपका आदेश समझ लीजिए। अगली वीडियो में मैं डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं एक छोटी वीडियो इसके साथ साथ और डाल दूंगा, उसको आप सपोर्टिंग वीडियो के तरीके से देख लीजिएगा। क्या मतलब हुआ, इनका कार्यकाल बढ़ाकर 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। दूसरा, 1/4 सदस्य सेवा मुक्त होंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो सेवा मुक्त होंगे 1/4 सदस्य, तो ये कब होंगे, कितने साल बाद होंगे? तो हमने आपको बताया ना कि कार्यकाल बढ़ाकर 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। अगर ये 4 वर्ष बाद सेवा मुक्त करता होता तो उसको क्या टेंशन थी, कार्यकाल बढ़ाने की क्या जरूरत थी? उसने हर वर्ष रखा 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष। ये क्या है, प्रत्येक वर्ष, मतलब प्रत्येक वर्ष 1/4 जाएंगे। आपका कार्यकाल भले ही 4 साल का हमने बढ़ा दिया है, अगर आपने थोड़ा भी आनाकानी की तो 1/4 में आपको सेवा मुक्त कर देंगे। समझ में आया? ऐसे ही प्रावधान था। तो दूसरा क्या हुआ, ये चीजें हो गई। दूसरा, एक प्रावधान बहुत जबरदस्त किया गया कि जब ये इतनी सारी नकेल अफसरों पे कस दी गई तो अफसर क्या करने लग गए थे कि वो उपहार के तौर पे किसी से कुछ ले लेते और उनको ये कहने का मौका मिल जाता कि हमको उपहार में मिल रहा है। तो कंपनी ने एक इसमें इसी एक्ट में एक और प्रावधान किया था। वो प्रावधान ये था कि कंपनी का कर्मचारी, कंपनी का कोई कर्मचारी, कंपनी का कंपनी का कोई कर्मचारी, कोई कर्मचारी उपहार नहीं लेगा, नहीं लेगा, ठीक, नहीं लेगा। और दूसरी, बिना लाइसेंस व्यापार भी नहीं कर पाएगा। बिना लाइसेंस मतलब बिना, नीचे हो गया है लिखने में थोड़ा सा गलत, बिना लाइसेंस व्यापार नहीं होगा। व्यापार पर रोक, व्यापार पर रोक। समझ में आया? हमने क्या बताया, हमने क्या बताया आप लोगों को कि हमने आपको प्रावधान ये बताए हैं कि जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे उनकी जो नियुक्ति होती थी वो पहले 500 पाउंड के शेयर पे हो जाती थी, अब वो 1000 पाउंड के शेयर पे होगी। दूसरा, इनका कार्यकाल बढ़ाकर 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। तीसरा, 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य सेवा मुक्त कर दिए जाते थे। 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष क्या कर दिए जाते थे, सेवा मुक्त कर दिए जाते थे। और कंपनी का कोई कर्मचारी जो है वो उपहार नहीं लेगा और बिना लाइसेंस व्यापार पर उनके रोक लगा दी गई। तो ये बात समझ में आ गई। हमने क्या बताया कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो भारत में कंपनी के व्यापार और राजनीतिक दशाओं को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए और कंपनी को डायरेक्ट ज़्यादा फायदा मिले, इसलिए उन्होंने इसको रेगुलेट करने के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से एक एक्ट को पारित किया और उसका नाम क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके माध्यम से सबसे पहला काम क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और 2 जो प्रांतीय गवर्नर थे उनको
गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तीसरा, गवर्नर जनरल जो था उसको निर्णायक मत देने का अधिकार रहता था। और चौथी जो व्यवस्था की गई कि उस समय राजस्व संबंधी मामला और भी कई मामले न्याय के लिए आते थे, और वो गवर्नर जनरल की सीमित संख्या और उनमें परिषदों की संख्या, 4 सदस्यों की एक परिषद भी दी गई गवर्नर जनरल को, तो वो लोग काफ़ी सफिशिएंट नहीं हो पाते थे। तो इसीलिए जो है एक न्यायालय की भी नियुक्ति की गठन की बात की गई सुप्रीम कोर्ट की, और ये भी कहा गया कि ये जो है वो एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में गठन होता है। उसकी गठन के प्रावधान की बात की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जो 1774 में कार्यशील हो गया। अब आप आगे कल देखेंगे कि 1700, अब इसके बाद जो एक्ट आता है वो आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट से आप देख रहे हैं ना कि सेटलमेंट, बंदोबस्त, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही थी, उसी को सेट करने के लिए इन लोगों ने उस एक्ट को पारित किया था। और गड़बड़ी क्या होती थी, मैं आपको यहीं से एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी कल की क्लास में या अगली क्लास में, अगले वीडियो में आप देख पाएंगे। वो गड़बड़ी ये होती थी कि अब यहाँ पर जो है इस एक्ट के माध्यम से एक सर्वोच्च न्यायालय, हाँ एक चीज़ और आप लोगों को समझानी थी, आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लीजिए तब जाइए, नहीं तो पता लगे कि आप कल नहीं समझ पाएंगे। फिर देखिए सीधी बात, सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी आई। ठीक, कंपनी में यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये बंगाल है, ये बम्बई है, ये मद्रास है, यहाँ पे गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर, ये सारे गवर्नर हुआ करते थे। तो ये गवर्नर और एक संस्था थी 24 लोगों की, आपको रिकॉल करिए क्या थी, COD, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिनकी नियुक्ति किस पे होती थी, 500 पाउंड पे। ये दो लोग जो है क्या करते थे, शासन चलाते थे। कौन कौन से लोग, ये 24 लोग तो ये, और गवर्नर ये। फिर क्या हुआ, फिर एक 1726 का एक्ट आता है, मतलब 1773 में क्या हो गया, 1773 में अब ये 24 लोग तो हैं ही हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। ठीक, फिर क्या हुआ, अब गवर्नर जनरल हो गया। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, अब प्रांतीय गवर्नर भी हो गए हैं। समझ पा रहे हैं ना आप, यहाँ तक की स्थिति क्या हो गई है कि जो है 24 लोग तो 24 लोग और गवर्नर COD, मतलब 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और गवर्नर, ये 1726 तक की स्थिति थी, 1726 तक की स्थिति है। उसके बाद इसमें जो 1773 के माध्यम से आप एक मोटा मोटा आइडिया बनाते रहिएगा कि 1726 तक सिर्फ 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे। ठीक, और उसके बाद 1773 में क्या हुआ कि ये लोग तो व्यापार करने के लिए, देखिए अब कंपनी व्यापार और राजनीति दोनों कर रही है, तो यहाँ पे ये लोग तो सिर्फ व्यापार करते थे, अब ये लोग क्या करने लगे कि राजनीति करने लगे। गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर जो थे वो राजनीतिक काम को संभालते थे और व्यापार भी संभालते थे। तो गवर्नर जनरल जो है, और इनको एक 4 सदस्यीय परिषद भी मिली थी, 4 सदस्य इनके साथ में रहते थे, 4 सदस्यीय एक परिषद भी मिल गई थी ना इनको, आपको अभी हमने बताया था कि इनको एक 4 सदस्यीय परिषद भी मिल गई थी। तो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD और गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य और प्रांतीय गवर्नर, अभी तक का स्ट्रक्चर यही निकल के आता है। इतने लोग यहाँ पे शासन कर रहे हैं, और प्लस कलकत्ता में अब एक सुप्रीम कोर्ट का गठन भी हो गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये भी विधि बनाएगी, ये भी फैसले लेगी, और ये भी जो है निर्णायक मत देगी। और चूंकि ये अभिलेखीय न्यायालय है, इसीलिए इसको एक नजीर न्यायालय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इसके द्वारा दिए गए राजस्व या किसी भी संबंधित निर्णय को गवर्नर जनरल की परिषद और गवर्नर के बनाए गए कानूनों में जब टकराहट होगी, तब समस्या भारत में आने लगेगी। क्योंकि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसीलिए आता ही है कि 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, उसका मतलब क्या था कि अब भारत में ऐसी दशा बन गई थी
कि गवर्नर जनरल पर प्लस उनके 4 सदस्यों की परिषद द्वारा बनाए गए कानून या लिए गए निर्णय सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए कानून या लिए गए निर्णयों से टकराने लगे थे, इसीलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है। इसकी खामियों को दूर करने के लिए वो देखते हैं हम कल की वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आगे आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। हम आपको पूरी क्वालिटी एकदम अच्छी समझ, आपको एक सामान्य शब्दों में, ज़्यादा कोई मतलब संवैधानिक शब्दकोश का प्रयोग ना करते हुए आपकी समझ विकसित करने के लिए मैं काम करता हूं। आपको एक अच्छी, आपको आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हों कि आपके सामने जब क्वेश्चन पढ़ें या फैक्ट पढ़ें आप उनको सॉर्ट आउट कर लें। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के बाद, साथ में नमस्कार।